Hello friends, welcome to another session of Mains 450 Plus. In this session, we will examine multilateral institutions and India's role, ठीक है, especially in their reforming. क्योंकि अभी फ्यूचर्स ऑफ समिट हुआ है 23 सितंबर को, वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था जो आपको भी अपने आंसर में कोट करना ही चाहिए, दैट ग्लोबल पीस रेस्ट ऑन रिफॉर्म्स ऑफ दीज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। और इंडिया का इसमें क्या रोल है, क्यों इंडिया डिजर्व करता है और इंडिया की डिमांड कितनी जस्टिफाई है और कितने ही, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इसके अलावा यहाँ पे जो लेक्चर होगा वो होलिस्टिक होगा ओवरऑल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में, बट इसके अलावा हम लोग एग्जामिन करेंगे आखिर हमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के हिट्स क्या रहे हैं, मिस क्या रहे हैं और इनमें फर्दर रिफॉर्म्स क्या होने की जरूरत है। दूसरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है, उसमें हमारा क्या रोल है। हालांकि इस पे हम पहले एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी बात कर चुके हैं। एंड थर्ड वन इज कि डब्ल्यूएचओ वगैरह की क्या रोल रहा है कोविड के हैंडल में, ठीक है, तो उसमें और क्या फर्दर रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, और क्योंकि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है तो इंडिया कैसे इसके रिफॉर्म्स में एक लीड ले सकता है। ये तीनों चीज हम एग्जामिन करेंगे इन 20 मिनट सीरीज, और यहां पर मेंस 450 में हम लोग ओवरऑल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की बात करेंगे। ओके, सो ये फ्यूचर जनरेशन को लेकर जो समिट हुआ है, यहाँ पर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि इंडियाज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स रिफॉर्म वर्क। ओके, कमिंग टू इंट्रोडक्शन, यूएन ने ऑर्गेनाइज किया समिट ऑफ द फ्यूचर, और इसमें पहली बार ऐसा हुआ जब यहां से प्रॉपर एक स्टेटमेंट दिया गया कि यस, यूएनएससी का रिफॉर्म किया जाएगा। बट टू इंडियाज डिसअपॉइंटमेंट, यहां पर कोई एग्जैक्ट फिक्स टाइमलाइन नहीं दी गई है कि आखिर कब तक ये रिफॉर्म होंगे और किस तरह के होंगे। तो व्हाट विल बी द रिफॉर्म, वो तो बाद में बात की जा सकती है, लेकिन एक फिक्स टाइमलाइन देना जरूरी था, 5 इयर्स और 10 इयर्स या जो भी है। यूएनएससी में रिफॉर्म की बात हमने अलग अलग सेशन में की है, जैसे कि इंडिया अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तब हमने कहा था कि अफ्रीका डिमांड कर रहा है एटलीस्ट 2 परमानेंट सीट। उसके अलावा G4 जो कंट्रीज हैं वो भी डिमांड कर रही हैं अपने लिए परमानेंट सीट अलोंग विद वीटो पावर। दूसरा तरीका है कि क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं P5 से P10 तक विदाउट वीटो पावर, ठीक है, वो भी हो सकता है। बट ये सारी चीजें हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें एग्जामिन करेंगे 20 मिनट्स के वीडियो में। अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं आखिर इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में जो फेथ था वर्ल्ड कम्युनिटी का, वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर क्यों पहुंचा है। सबसे पहला रीजन है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने काफी टाइम तक इसको एग्जैक्टली डिक्लेयर नहीं किया था कि हाँ ये एक पैंडेमिक बन सकता है, क्योंकि चाइना के प्रेशर में जो वहां के सेक्रेटरी जनरल थे डब्ल्यूएचओ के, वो इथियोपिया से आते थे और इथियोपिया की गवर्नमेंट पर काफी इन्फ्लुएंस था चाइनीज गवर्नमेंट का बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा, वो कन्फ्लिक्ट नहीं रोक पाए यूक्रेन और गाजा में। सिमिलरली ये वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट स्प्रेड होता जा रहा है डे बाय डे, पहले हमास के थ्रू शुरू हुआ वेस्ट बैंक पे, और फिर ये स्प्रेड होकर आज हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लेबनान के साथ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। राइट, तो ये तीन सबसे बड़े मिस हैं इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के। दूसरा, काफी कंट्रीज फाइनेंशियली फेल कर गई, जैसे एक टाइम पर जिम्बाब्वे, इसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। सिमिलरली वेनेजुएला एंड सिमिलरली श्रीलंका। अब आईएमएफ के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी ये अपने लोन्स देता है तो देयर लोन्स कम विद कंडीशनैलिटीज। अफ्रीकन कंट्रीज के कंटेक्स्ट में भी मैंने आपसे बात की थी कि यहां पर जितने भी मल्टीलैटरल लोन्स दिए जाते हैं तो इन कंट्रीज की जो 70% अर्निंग होती है वो तो पुराने लोन पे करने में ही चली जाती है, तो फिर डेवलपमेंट के लिए कोई फंड बचता नहीं है। तो एक तो ये जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है, इनकी जो भी मैथोडोलॉजी है लोन एक्सटेंड करने की और कंडीशनैलिटीज, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो एक हमारी डिमांड क्या होगी कि ये जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है इनमें रिफॉर्म्स किए जाएं और जो इनकी मैथोडोलॉजी है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। राइट, सिमिलरली ये जो फ्यूचर समिट हुआ है इसमें एक अच्छी चीज जो हुई है सबसे, वो थी कि यहाँ पे इंक्लूड किया गया सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर के एक्टर्स को भी इन डिस्कशन एंड दिस, क्योंकि अभी तक जो डिस्कशन होते थे यूएन लेवल पर वो सिर्फ कंट्रीज के बीच में होते थे, लेकिन यहाँ पर जब आपने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया तो दिस मे ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू मल्टीलैटरलिज्म। राइट, so this future summit, this could be a starting point for rejuvenating global governance and demonstrating that multilateralism, though weakened, is far from dead. Okay, so ये आपके इंट्रोडक्शन की बातें बनती हैं। अब हम आगे आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस। आखिर इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों अभी तक मतलब हम इनके साथ इनको डिस्पेल भी नहीं कर सकते, हमें इनकी जरूरत भी है।
सबसे पहला रीजन है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस कीपिंग। तो अभी जो रिसेंटली 2-3 फेलियर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल पीस कीपिंग ऑपरेशन देखेंगे तो यहाँ पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस को अभी तक 71 टाइम्स डिप्लॉय किया गया है टू फोस्टर द स्टेबिलिटी, और मोस्टली ये डिप्लॉय हुई है आपकी अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे एथनिक वायलेंस काफी ज्यादा चलता है। ओवरऑल करीब 87,000 soldiers, both men and women, they are working under this UN peacekeeping mission in more than 12 conflict zone. And you remember सूडान में इंडिया ने, ये इंडिया के केस में अभी मैं बात करूंगा, सूडान में इंडिया ने ऑल विमेन कंटिजेंट भी भेजा था, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस का। तो ये दिखाता है कि इंडिया कितना सीरियस है ग्लोबल पीस और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जैसे कि श्रीलंका को इन्होंने $3 बिलियन तक का बेल आउट पैकेज दिया, ऑब्वियसली इंडिया ने करवाया ये काम, ठीक है। तो इन पर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की जरूरत भी होती है वर्ल्ड को, ताकि जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो मेंटेन की जाए, एज वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस जिससे लगभग शायद हर कंट्री कभी ना कभी गुजरती है, इंक्लूडिंग इंडिया इन 1991, ठीक है, वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आईएमएफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसमें आप इंडिया का 1991 के रिफॉर्म्स भी पे बात कर सकते हो, क्योंकि हमने जब वहां से बेल आउट पैकेज लिया था तो वो कंडीशंस के साथ आया था कि आपको अपनी सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करना होगा, बैंक्स को प्राइवेटाइज करना होगा, आपको अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना होगा ताकि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, इसके अलावा आपको अपनी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको रिड्यूस करना होगा। तब जाकर हमने ये रिफॉर्म्स किए थे। अगर ये कंडीशनैलिटीज नहीं होती तो उस वक्त भी शायद रिफॉर्म करना आसान नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया में तब भी चल रही थी। नरसिम्हा राव सरकार ने भी वो एक्चुअली इट वाज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, सिर्फ आउटसाइड सपोर्ट दे रखा था दूसरी पार्टी से। सिमिलरली आईएमएफ का एक और इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला 2008 के जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। ओके, देन ग्लोबल हेल्थ मैनेजमेंट में स्पेशली डब्ल्यूएचओ ये बहुत ही फोर फ्रंट पे रहा है हमेशा। कोविड से पहले भी वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, और 1980 में इसने अचीव कर लिया था इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। इसके अलावा पोलियो में भी करीब 99% केसेस रिड्यूस हुए वर्ल्ड ओवर विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूएचओ। देन कोविड पैंडेमिक के टाइम पर इसने कोऑर्डिनेट किया था वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को थ्रू कोवैक्स, राइट। तो ये तीनों इसकी अचीवमेंट में लिख सकते हैं आप डब्ल्यूएचओ की। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। अब यहां पर जितने भी आज ग्लोबल लेवल पर फ्रेमवर्क चल रहे हैं, जैसे सबसे सक्सेसफुल कौन सा रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, हमारी ओजोन लेयर हील होना शुरू हो गई है। इसके अलावा यूएनएफसीसीसी के अंडर में काफी सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए विच इज वेरी क्रूशियल फॉर एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज। फिर अल्टीमेटली इसी के अंडर में क्योटो आया, क्योटो से आगे बढ़ के हम लोग आ गए अब पेरिस एग्रीमेंट की तरफ। तो ये कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल हैं जहां दिखाते हैं कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन अगर हमारा अच्छा होगा तो हम क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी, अब जब अफ्रीका में सबसे ज्यादा एथनिक वायलेंस होते हैं तो वहां पर ह्यूमन राइट्स की बात सबसे ज्यादा आती है। स्पेशली हमारे यहाँ भी नक्सलिज्म हो तब भी ह्यूमन राइट्स का कंसर्न रेस होता है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का कंसर्न रेस होता है इंटरनेशनल लेवल पे। श्रीलंका में लिट्टे हो तब भी ह्यूमन राइट्स का कंसर्न रेस होता है। अब ऐसा नहीं है कि इंसर्जेंसी लगभग हर कंट्री में है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में थी नक्सलिज्म है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, श्रीलंका में, नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में थी। तो मिलिट्री अगर चाहे तो ये तो 2 दिन का खेल है उनके लिए टैकल करना किसी भी इंसर्जेंसी को। बट इंटरनेशनल लेवल पर जब आप का क्रिटिसिज्म होता है कि आपने ह्यूमन राइट्स वायलेट किए, यहाँ पे सिर्फ फाइटर्स को नहीं मारा आपने, औरतों बच्चों को ही मारा, क्योंकि पुराने जमाने में अंग्रेज लोग तो यही करते थे ना, जहां पे विद्रोह होता था वहां पे फिर ये पूरे के पूरे गांव को जला देते थे, राइट। तो इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो ये इंश्योर करता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। इसके अलावा ये अपनी एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस भी रहता है इनका, जिसमें ये असेस करते हैं सभी 193 मेंबर कंट्रीज में कि आखिर आपके यहाँ पर किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं। और ये शुरू हुआ था 2008 से, राइट। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक अकाउंटेबिलिटी बनती है हर एक कंट्री की, एंड साथ में कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जिसके अगेंस्ट आपको असेस किया जाता है कि आपके यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कितने स्ट्रांग है। देन कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो हम लोग पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लेके आए थे 2000 से 2015, और फिर दिस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर फॉलोड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या? इट इज एक्चुअली शेयर्ड ब्लूप्रिंट।
इट इज अ ब्लूप्रिंट टू एंश्योर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब उसमें हम हर चीज की बात कर रहे हैं, हम जीरो हंगर की बात कर रहे हैं, हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्हीं गोल्स के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कमिट भी किया 157 बिलियन डॉलर, ठीक है, इन 2020-21। तो ये इंटरनेशनल एफर्ट्स ही हैं जो ओवरऑल ग्लोबल पॉवर्टी को टैकल करने की बात कर रहे हैं, हंगर को टैकल करने की बात कर रहे हैं, और इनके अल्टीमेटली इंपैक्ट हमें ओवरऑल देखने को मिलेंगे, हेल्थ लेवल पर भी, ठीक है, इकोनॉमिक भी और सोशल इंपैक्ट भी इनके देखने को मिलेंगे। सिमिलरली स्टैंडर्ड सेटिंग, अब चाहे आप आईएलओ ले लीजिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये रिपोर्ट्स वगैरह निकालता है, उसमें वो यही बात करता है कि आपके यहाँ चाइल्ड लेबर यूज नहीं होना चाहिए, आपके यहाँ बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए, एलिमिनेट किया है या नहीं किया हुआ है। इसके अंदर 6 से ज्यादा फ्रेमवर्क चलते हैं, जिसमें से 2 तो अभी हमने ज्वाइन भी नहीं किया आज तक, लेकिन एटलीस्ट वो ये इंश्योर करता है कि किसी भी कंट्री में लेबर्स का, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। सिमिलरली एयरलाइन सेफ्टी के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सभी स्टैंडर्ड कंट्रीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि एयर ट्रेवल को सेफ बनाने के लिए, और इसलिए एयर ट्रेवल अभी सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है वर्ल्ड ओवर। रोड एक्सीडेंट तो हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन एयर प्लेन एक्सीडेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं। साइंटिफिक एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट, अब इसमें अगर हम एजुकेशन एडवांसमेंट की बात करें तो यूनेस्को का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टुवर्ड्स एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, राइट। एज ऑफ नाउ यूनेस्को प्रोटेक्ट करता है करीब करीब ऑलमोस्ट 1200 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, इंक्लूडिंग इंडिया में भी, और इसी के एफर्ट्स की वजह से ओवरऑल स्पेशली जो जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज कहते हैं उनमें लिटरेसी रेट काफी इंप्रूव हुआ है एंड इट हैज बिकम ओवर 87% बाय 2020। साइंटिफिक फील्ड पे बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनता है सर्न प्रोजेक्ट, यहाँ पे लगभग सभी कंट्रीज वर्क कर रही हैं टुवर्ड्स फंडामेंटल फिजिक्स, और इसी की डिस्कवरी भी हुई 2012 में व्हेन वर्ल्ड को मिला हिग्स बोसॉन, राइट। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है। उसी तरीके से आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे आजकल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात की जा रही है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस किया जा सके। सिमिलरली हम लोग फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर पे आज काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में ही हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी चीजें बनाई है, जिसमें वर्ल्ड ने अपने सामने टारगेट रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हमें अराउंड 50% कर देना है बाय 2030। ओके, सो ये सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से हम लोग चाहे ये इंस्टीट्यूशंस कितनी कमजोर दिखें, कुछ भी दिखें, बट अल्टीमेटली हम उनसे डिस्पेल नहीं कर सकते, हमें उनकी जरूरत है। ओके, यहाँ पे नोट्स दे दिए मैंने आपको, आप इसको देख सकते हैं। सो वो हो गया पहला पहला पॉइंट। दूसरा आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो अबाउट द डिमिनिशिंग रोल ऑफ दीज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, कि आखिर ये क्यों इनका रोल कम होता जा रहा है, और दूसरा कि आखिर क्यों इसमें ह्यूमैनिटी या पूरा वर्ल्ड फेथ को लूज करता जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल बनता है वो रीजन है कि आजकल नेशनलिज्म बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा हुआ है सभी देशों में। हर कंट्री बात कर रही है नेशन फर्स्ट की। ट्रंप ने सबसे पहले नारा दिया, ठीक है, सभी कंट्रीज कहती हैं कि अपने इकोनॉमी, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट ज्यादा करना है, ग्लोबल एफर्ट्स सेकेंडरी है, ठीक है। तो एक तरह का प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड चल पड़ा है, और ये प्रोटेक्शन ट्रेंड चलने की सबसे बड़ा रीजन रहा है चाइना, क्योंकि उसने अपने एक्सपोर्ट्स इस लेवल तक के बढ़ाए हैं कि वर्ल्ड की लगभग सभी इकोनॉमी को इंपैक्ट हुआ है, फ्लड कर दिया सभी के मार्केट्स को, और अल्टीमेटली उनके यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड उनके लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों पर नेगेटिव असर पड़ा है इसका। इसलिए आज लगभग हर कंट्री बात कर रही है प्रोटेक्शनिस्ट और इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म, और सभी कंट्रीज में देखने को भी मिलता है जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कम है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, आपकी जो लोकल करेंसी है वो और ज्यादा कमजोर पड़ती जाती है, और उस वजह से फिर जो राइट विंग पार्टीज हैं जो बात करती हैं नेशनलिज्म की और इंट्रोवर्ट पॉलिसीज की, इस तरह की पार्टीज और इस तरह के लीडर्स ज्यादा पावर में आते हैं, हर कंट्री में देखने को मिल रहा है ये चीज। ओके, तो एक तो सबसे बड़ा रीजन वो रहा है प्रोटेक्शनिज्म ओवरऑल। उसके अलावा इंटरनेशनल इश्यूज लेवल पर इसमें फेथ कम होने का एक सबसे बड़ा रीजन है शिफ्टिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। इसमें तीन कंट्रीज पे फोकस कीजिए मेजरली। पहला है चाइना का इकोनॉमिक राइज, पूरे वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा है उसने। दूसरा रिसर्जेंस ऑफ रशिया, क्योंकि 2000 में जब ये ब्रेक हो गया था कोल्ड वॉर के बाद 92 में, उसके बाद 2000 तक ही माना गया था रशिया अब किसी काम का नहीं, लेकिन 2000 में पुतिन आता है और उसके बाद इसका रिसर्जेंस दोबारा देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिलिट्री फील्ड में। दूसरा, एटलीस्ट इंडिया का डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो इंडिया का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इस वक्त, ठीक है। तो इन तीन वजह से जो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स थे उनमें एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है हमें।
ब्रिक्स कंट्रीज को आप देख लीजिए, ब्रिक्स कंट्रीज आज होल्ड करती हैं अराउंड 37% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, राइट। तो इनका हमेशा से डिमांड क्या रहा है कि आप रिफॉर्म कीजिए ना, ये वर्ल्ड बैंक में, डब्ल्यूटीओ में, आईएमएफ में हमें उतनी पावर दीजिए जितनी हमारी इकोनॉमी आज रिफ्लेक्ट करती है। बट ये नहीं करते हैं जब रिफॉर्म, तो फिर क्या करना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव मॉडल्स डेवलप करने पड़ते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट, इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनमें रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं। दूसरा है प्रायोरिटीज टू सॉवरेनिटी, जैसे हमने ब्रेक्सिट देखा, ठीक है, उसने भी यही कहा कि हम यूरोपियन लॉज को अब नहीं मान सकते ज्यादा, क्योंकि इस वजह से दूसरी कंट्रीज और दूसरे लोग हमारे यहाँ पे आते जा रहे हैं, माइग्रेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, और हमारे जो लोकल लोग हैं इनकी एम्प्लॉयमेंट और उस पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो ब्रेक्सिट हो गया ऑलमोस्ट आफ्टर 47 ईयर्स, ठीक है, यूरोप की यूनिटी टूटी यहाँ पर। सिमिलरली फ्रांस ने कहा कि हमें रशिया के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, हमें अपनी आर्मी आगे बढ़ानी चाहिए, बट यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया। तब उसने भी कहा था, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, हालांकि अब वो नहीं रहे, हट गए पावर से, उनका भी यही कहना था कि फ्रांस को भी तो अपने सॉवरेन डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए, ठीक है, ईयू क्यों लेगा सारे डिसीजन। ओके, इसके अलावा सभी कंट्रीज में पॉपुलिस्ट लीडर ज्यादा आ रहे हैं, जिनको हम कह सकते हैं हार्डकोर नेशनलिस्ट या इंट्रोवर्ट लीडर, जैसे कि अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया प्रेसिडेंट ने, राइट। तो इस वजह से भी अब डब्ल्यूटीओ वगैरह की ज्यादा बात नहीं करते हैं। अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ में इसीलिए एपिलेट बॉडी जो ट्रिब्यूनल है उसका, उसमें अपॉइंटमेंट रोक रखे हैं जजेस के। देन जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट, हाँ सॉरी। थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस। यहाँ पे जनरली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं कंसेंसस बेस्ड, यानी कि सभी कंट्रीज को इस पे एग्री करना चाहिए, जो कि मोस्टली हो नहीं पाता है। अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में देखेंगे तो 3 कंट्रीज अगर एक तरफ हैं तो चाइना रशिया दूसरी तरफ हैं, और इसलिए ये लोग कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। स्पेशली जैसे हमने देखा सीरिया के केस में रशिया और चाइना ने प्रोटेक्ट किया था इसको, ईरान के केस में रशिया चाइना वीटो कर देते हैं कई बार, ठीक है। इसलिए सीरिया और ईरान ने तो इनफैक्ट रैली निकाल के बहुत बड़ा बैनर लगा के थैंक्स भी बोला था, थैंक्स रशिया एंड चाइना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पे वीटो किया था। तो सिक्योरिटी काउंसिल भी कंसेंसस से डिसीजन नहीं ले पाता है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ में आज तक दोहा राउंड नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ। ये सब क्या है, ये सब मैं आपको कराऊंगा सेपरेटली, प्रीलिम्स रिविजन सीरीज में बात करेंगे दोहा राउंड नेगोशिएशन की, बट ये आज तक अनरिजॉल्व है। तो फिर इंडिया जैसी कंट्रीज इसमें ट्रस्ट लूज कर देती हैं, और यहाँ पे जब ग्लोबल लेवल पे कुछ नहीं हो पाता है, फिर कंट्रीज क्या करती हैं, या तो बायोलेटरल पैक्ट्स की बात करने लगती हैं या फिर रीजनल पैक्ट्स की बात करने लगती हैं, जैसे कि आरसेप, राइट। ये सब इसलिए आते हैं क्योंकि आप ग्लोबल लेवल पर रिफॉर्म करने से मना करते हो। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन गैप। अब रिफॉर्म उतनी तेजी से नहीं होते हैं इनमें जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे पहले क्रिप्टो, जब क्रिप्टो करेंसी ने इतना हल्ला मचाया दुनिया भर में, इसके रेगुलेशन के लिए कुछ किया नहीं गया। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह वही साउंड रेज कर रहे हैं, बट इस पे कुछ नहीं किया जा रहा अभी। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी, ये सारे थ्रेट बन सकते हैं अगर इनको ग्लोबल लेवल पर रेगुलेट नहीं किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग से लेके टेरर फाइनेंसिंग, ये हर चीज पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहां पर ग्लोबल कंसेंसस नहीं बन पाता है जब भी हम टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। फिर इन स्पेशली आर्टिफिशियल जैसे इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी के मिसयूज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली मिलिट्री को लेकर, ठीक है। मिलिट्री में आप रोबोट्स वगैरह बना रहे हो आजकल, रोबोट्स वगैरह फर्क नहीं करेंगे कि वो सोल्जर से फाइट कर रहे हैं या कॉमन मैन से, मारना है तो फिर मारना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को लेकर ग्लोबल कंसेंसस रेगुलेशन में भी हमें गैप देखने को मिलता है। डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट, अब ये इसलिए है क्योंकि पहले तो एक परसेप्शन बन चुका है कि एलिटिज्म का, दैट इज कुछ कंट्रीज हैं जो अपने आप को एलिट समझती हैं, ठीक है, यूएस यूके, इन पे कोई रूल्स लागू नहीं होते। जब चाइना जैसी कंट्री खड़ी होती है, इनको इनकी जो कंट्रोल है इनका इकोनॉमी पे, उसको चैलेंज करती है, तो फिर ये रूल्स चेंज करने की बातें करने लगते हैं। पहले आप रूल सेट करते हो, दूसरी कंट्रीज कहते हो कि आइए फाइट करके दिखाइए, और फिर जब चाइना जैसी कंट्री इनको फाइट ही नहीं बल्कि ओवरटेक भी करने लगती है, तब फिर ये रूल्स चेंज करने की बातें करने लगते हैं, राइट। तो एक तो ये एलिटिज्म का जो परसेप्शन है वो, और दूसरा कि इनकी फंक्शनिंग में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लोन्स वगैरह में। देन एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आया करती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत हमेशा क्वेश्चन रहे हैं, ठीक। जैसे इसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रशिया को इंडिया से ऊपर रखा, बट रशिया में जा कौन रहा है बिजनेस करने, नो वन, लिटरली नो वन, क्योंकि वहां की ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा रेड टेपिज्म चलता है वहां पर कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी उसके साथ मुश्किल है। एंड यू रिमेंबर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को नीचे रखा गया पाकिस्तान जिम्बाब्वे जैसे से। पाकिस्तान में भुखमरी सबने देखी, अभी जिम्बाब्वे में भुखमरी फैली हुई है, बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये इंडिया से बेटर रैंकिंग पे था।
ओके, और जबकि इंडिया से ही आज इंपोर्ट कर रहा है ये खाना, फूड स्टॉक्स, तो फिर इनकी जो मेथोडोलॉजी होती है उस पर सीधा सीधा एक क्वेश्चन मार्क बनता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अब यूएन के साथ सबसे बड़ा इशू है उसकी फंडिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ पे वॉलेंटरली होता है कि जो कंट्री जितना देना चाहे, अब कोई भी कंट्री देना नहीं चाहती जब तक कि उसको उतनी पावर ना मिलती हो। इंडिया है, चाइना है, ये फंड कर सकती है, बट द थिंग इज कि आप उतना वोटिंग पावर और डिसीजन मेकिंग में हमें शेयर तो दो। शेयर तो आपने अपने पास रखा है तो फिर आप ही फंडिंग कर लो। जैसे अगर यूएन के रेगुलर बजट की बात करें तो हार्डली $3 बिलियन आता है, बहुत कम है। इवन एक मल्टीनेशनल कंपनी का भी इससे ज्यादा टर्नओवर होता है। ठीक है, तो ये जो वॉलंटरी कॉम्प्रोमाइज वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट है, तो फिर ये अल्टीमेटली इनकी जो ओवरऑल इंडिपेंडेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनके जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है उनको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि वॉलंटरी है। अगर यूएस इनको पैसा देगा, वो कहेगा चलो लो $10 बिलियन, तो फिर यूएस उस हिसाब से उनके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन इम्बैलेंस, जो कि यूएनएससी के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने जो बात की G4 कंट्रीज का या अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज, इन सब का है कि आप लोग अभी भी वो पावर डायनेमिक्स रिफ्लेक्ट कर रहे हो जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बनाए गए थे। राइट, आपने परमानेंट मेंबर्स में आज तक चेंज नहीं किए। यूरोप अकेला 3 कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही है वहां, अफ्रीका में एक भी नहीं कर रही है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है अफ्रीका की, इंडिया की 1.4 बिलियन है, बट वी आर नॉट हैविंग द रिप्रेजेंटेशन। आईएमएफ में आप वोटिंग शेयर नहीं देते हो हमें प्रॉपर। अगर हम पूरी की पूरी इन कंट्रीज को भी रख देना, अफ्रीकन कंट्रीज को भी, तो इनका वर्ल्ड बैंक के डिसीजन मेकिंग और आईएमएफ के डिसीजन मेकिंग में दे हैव लेस देन 10% वोट शेयर। 54 कंट्रीज हैविंग लेस देन 10% फ्यूल शेयर। ठीक है, तो ये दिखाता है कि क्यों एक रिसेंटमेंट बढ़ता जा रहा है इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट। नेक्स्ट है सिलोड अप्रोच ऑन ग्लोबल इश्यूज। अब इनके जो इश्यूज भी होते हैं ना, डिसीजन भी होते हैं, दे आर लाइक कंपार्टमेंटलाइज। राइट, क्योंकि आजकल सारे इश्यूज कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। आज क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है वो सीधे सीधे फूड सिक्योरिटी पे इंपैक्ट कर रहा है, अल्टीमेटली पॉवर्टी पे, पॉवर्टी एंड हंगर। तो आपके कुछ इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं पॉवर्टी हंगर पे, कुछ कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर, बट एग्जैक्टली सभी स्लोज में काम कर रहे हैं, कोई अपने डोमेन में, कोई अपने डोमेन में। एग्जैक्टली वो पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि एनवायरमेंट हो या इकोनॉमी हो या सोशल प्रॉब्लम्स हो, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फूड सिक्योरिटी जब फैलेगी तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, वायलेंस होगा। ठीक है, सब भुखमरी के पीछे दौड़ेंगे। तो क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, हंगर, वायलेंस, ये सब इंटरलिंक है आपका। तो चाहे एनवायरमेंट इशू हो, इकोनॉमिक हो या सोशल हो, यू नीड ए होलिस्टिक अप्रोच। ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच इन इफेक्टिव रहेगा पूरी तरीके से। अगर यूएन की अकेले बात करें तो इसकी 15 से ज्यादा एजेंसीज हैं जो वर्क कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के अलग अलग एस्पेक्ट पे। उनकी जो भी प्रायोरिटीज है ये सब ओवरलैप करती हैं। ओके, तो ये बात हो गई यहां पर डिमिनिशिंग रोल ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। नोट सामने हैं, आप पढ़ सकते हैं ऐप से डाउनलोड करके। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजीज फॉर रिफॉर्म। नो, क्या स्ट्रेटेजीज लेनी चाहिए रिफॉर्म करने की। अब देखिए, फर्स्ट हमें इनको और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है, रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। अब हर एक उसके आप अलग अलग पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे यूएनएससी में आपको क्या चाहिए, इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 2 को रिफ्लेक्ट करता है ये आज भी। G4 कंट्रीज हैं, अफ्रीकन है, इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो पहला रिफॉर्म होगा यूएनएससी में। दूसरा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में अब आप सोचिए क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो वोटिंग कोटा है उसको असेस करना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किस कंट्री की इकोनॉमी कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, उसी हिसाब से इनका वोट शेयर भी चेंज होना चाहिए। सिमिलरली डब्ल्यूटीओ की डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो इसको और ज्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहिए। अभी तक यहाँ पे बात होती है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, लेकिन इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव करना होगा यहाँ से। कंसेंसस कभी नहीं बन सकता ट्रेड को लेकर, और इस वजह से एक पॉलिसी लॉक जैम हो जाता है। दूसरा कि इसमें यूएस जैसी कंट्रीज कंट्रोल करती हैं कि हमें 85% वोट शेयर है, तो उनके बिना कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी अपॉइंटमेंट को करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर वोट शेयर चाहिए, और अगर 85% एक ही कंट्री के पास है तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट कर सको। देन इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट इज कि इनके गवर्नेंस में रिफॉर्म होने की जरूरत है। इनकी जो गवर्नेंस है उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट ओवरसाइट मैकेनिज्म इंपोज करने की जरूरत होगी हमें। उनमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्ट्रिक्ट ऑडिट होने चाहिए इनके। राइट, सेकेंड इज डेटा ट्रांसपेरेंसी। आखिर आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, किस बेस पर आप कौन सा डेटा यूज करके पॉलिसी बना रहे हो, ये सब ट्रांसपेरेंट रखिए ताकि सभी कंट्रीज को दिखाई दे वो चीज।
नेक्स्ट इज मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अब ये वाला जो इशू था इसको ओवरकम किया गया इन फ्यूचर समिट में। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया, एट द सेम टाइम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाया गया। ये और ये चीज लर्न की इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मॉडल पे। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं। ओके, और इसीलिए यहाँ पर जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसके इंप्लीमेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर मानेगा नहीं अगर गवर्नमेंट कोई न्यू लॉ लेके आती है तो। इसके अलावा और भी कई इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। तो इन्हें और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है हमें, ताकि ये बाइंडिंग कमिटमेंट्स बनाई जा सके इन यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। क्योंकि ये अल्टीमेटली इंपोज किस पे होना है, प्राइवेट सेक्टर पे, कॉर्पोरेशंस पे। बट कॉर्पोरेशन पे इंप्लीमेंट तभी हो पाएगा ना जब कॉर्पोरेशन ने भी पार्टिसिपेट किया हो इन डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इज टैकलिंग इनइक्वालिटी इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब यहां पर मैं आपको बार बार कहता हूं कि इंडिया शुड एंश्योर कि जैसे उसने क्लाइमेट चेंज में किया कि डेवलपिंग कंट्रीज पीछे ना रह जाएं, इसलिए यहां पर भी हमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को इंपोज करना चाहिए, सो दैट वी कैन इन रियल सेंस वी कैन बी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, एआई, आईओटी, रोबोटिक्स, ड्रोन, एआर, वीआर, इसमें और ज्यादा ये टेक्नोलॉजीज और ज्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट ना करें वर्ल्ड में। ये इंश्योर करना भी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Next is we need to strengthen the conflict resolution mechanism. That is we need to revitalize this UN, क्योंकि यूएन अभी तक कन्फ्लिक्ट उतने नहीं रोक पाया। वो उस केस में रोक लेता है जहां छोटी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, लेकिन जहां पर मेजर पावर्स इन्वॉल्व होती हैं फिर वहां पर ये कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाता है। तो कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड मीडिएशन पे और ज्यादा बेटर बनाने के लिए हमें और ज्यादा रिसोर्सेस एलोकेट करने होंगे यूएन को, ठीक है, और ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट देना होगा। एट द सेम टाइम हमें कुछ पैनल्स एस्टैब्लिश करने होंगे विच कुड रियली फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट अनबायस्ड, ओके, इंडिपेंडेंट अनबायस्ड मैनर में जो काम कर सकें, एंड दे कैन एंश्योर द फास्टर conflict resolution. Okay, then नेक्स्ट इज बेटर इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग इश्यूज। अब इमर्जिंग इश्यूज में जैसे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, ठीक है, तो इन सबको और बेटर तरीके से इंटीग्रेट करना चाहिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को अपने डिसीजन मेकिंग में। यानी कि आप ऐसी सेक्टर्स को लोन मत दीजिए जो और ज्यादा पॉल्यूटिंग है और ज्यादा क्लाइमेट को डैमेज कर रहे हैं। सो आप जो क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हैं इनको भी लीजिए अपने डिसीजन मेकिंग में जब आप किसी कंपनी को या किसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लोन सैंक्शन कर रहे हो। दूसरा इशू है डिजिटल गवर्नेंस को लेकर। इसको हमें और ज्यादा इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि हम लोग डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट कर सकें, डेटा प्राइवेसी इंश्योर करें, साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। और इसके लिए हम लोग एक न्यू ग्लोबल बॉडी बनाने की बात करनी चाहिए जो इस चीज को रेगुलेट करे। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रीजनल एम्पावरमेंट। एक और चीज की जरूरत है, जैसे कि ये जो ग्रुप्स हैं एयू, आसियान, ईयू, ठीक है, ये एड्रेस कर सकते हैं रीजन स्पेसिफिक चैलेंजेस को। जैसे जब वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा कूप होता है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कोलैबोरेट करना चाहिए यहाँ के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अफ्रीकन यूनियंस को। अगर जरूरत पड़े तो इन्हें पीस कीपिंग फोर्सेस या इवन मिलिट्री फोर्सेस की भी जरूरत अगर है तो वो दीजिए, लेकिन इस तरह के जो मिलिट्री कूप्स हो रहे हैं वेस्ट अफ्रीकन रीजन में उनको रोकने के लिए इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। और क्योंकि ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो कम से कम जो डिसीजन मेकिंग का ओवर सेंट्रलाइजेशन है उसको भी कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सकेगा। क्योंकि इन पे एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये रहता है कि आप छोटी कंट्रीज के अगेंस्ट तो एक्शन लेते हो लेकिन बड़ी कंट्रीज के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते हो। तो आप सिर्फ यूएन कोऑर्डिनेट करें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि अगर यहां पर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट इज कि इन्हें बढ़ाना होगा साउथ साउथ कोऑपरेशन, ताकि ओवरऑल जो रीजनल डेवलपमेंट है, जो एक्सचेंज है बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि सो दैट हम लोग एक बहुत ही बैलेंस्ड ग्लोबल सिस्टम डेवलप कर सकें। ओके, ये जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है इसको कम करने की जरूरत है। दूसरा एडेप्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, दैट इज यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग मॉडल्स हैं उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखने की जरूरत है ताकि जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, न्यू ग्लोबल चैलेंजेस जैसे पैंडेमिक आया, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं किसी कंट्रीज में, तो यहाँ पर डिसीजन फास्ट लेने की जरूरत है। लेकिन अभी क्या होता है कि यहाँ पर डिसीजन काफी स्लो होते हैं क्योंकि कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखने की जरूरत है कि अगर कोई कंट्री नहीं भी एग्री करी तो चलिए लेट्स प्रोसीड विद दिस, क्योंकि ये इशू और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज कि हम लोग कोलिशन और नए कोलिशन बना सकते हैं, इशू बेस्ड कोलिशन। जैसे स्मॉल कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके लिए क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज उनके लिए हेल्थ बहुत बड़ा इशू है क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत नई नई बीमारियां आती रहती हैं।
उसी तरह कुछ छोटी छोटी कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, उनके लिए ट्रेड बहुत बड़ा इशू है। तो आप ऐसे अलायंसेस बनाइए ग्लोबल लेवल पर जो पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर इशू को टारगेट करें, ताकि उनमें ग्लोबल रिफॉर्म तेजी से हो सके। सिमिलरली रिफॉर्मिंग द फंडिंग मॉडल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे वॉलंटरी डिपेंड करेंगे फाइनेंसिंग पर, तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग होंगे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहेंगे उन कंट्री से जो आपको फंडिंग दे रही है। तो हमें यहाँ पे एक मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग अवेलेबल कराए इस पे। ठीक है, तो बजटरी शॉर्टफॉल को एड्रेस करना जरूरी है। न्यू तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे ग्लोबल टैक्सेशन मॉडल। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम लोग एक कार्बन टैक्स लगा दें, सपोज यूएन एक कार्बन टैक्सेस लगा रहा है सब पे, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। सिमिलरली वी नीड टू डेवलप ए स्पेशल फंडिंग फॉर डेवलपमेंट एंड स्पेशली क्लाइमेट एक्शन, ताकि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, इनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल डेट टू क्लाइमेट क्लाइमेट स्वैप, ठीक है, ये मैंने आपको एक बार न्यूज़पेपर में समझाया था। ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएं इनके लिए। तो ये न्यू फंडिंग मॉडल्स हैं जिससे हम लोग इस गैप को एड्रेस कर सकते हैं। प्रमोटिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी, अब इसके लिए जरूरी होगा कि जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस पे एक कंसेंसस बना के डिसाइड किया था ये सब, लेकिन इनके लिए हमने प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं किए। हमें इन इंस्टीट्यूशंस को रीओरिएंट करने की जरूरत है, ताकि इनकम इनइक्वालिटीज रिड्यूस की जा सके। वी कैन इंश्योर कि ग्लोबल इक्विटी अचीव की जा सके। दूसरा, पावर एसिमेट्री को रिड्यूस करने की जरूरत है, ठीक है, और वो हो सकता है ओनली थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि स्मॉलर नेशन को भी एक मीनिंगफुल रोल दिया जाए। तो मैं आपके साथ हमेशा 8 से 10 पॉइंट इसलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि सब बच्चे की स्ट्रेंथ, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जिसको जो पॉइंट ठीक लगता है, याद रख सकता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे ये रिफॉर्म की बात कर ली हमने। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है इसमें। अगर आपने न्यूज एनालिसिस फॉलो किया होगा रेगुलरली, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इंडिया कैन एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। कि हमारे पास वो यूनिक पोजीशन है जहां पे हम लोग डेवलपिंग कंट्री भी हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो एन इमर्जिंग इकोनॉमी, राइट। हम लोग अभी फिफ्थ लार्जेस्ट हैं, हम लोग थर्ड लार्जेस्ट भी बन जाएंगे बाय 2028। तो हम एज ए ब्रिज एक्ट कर सकते हैं बिटवीन द डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप कंट्रीज। हमने अपनी जो लीडरशिप थी G20 की, उस टाइम पे शो भी किया जब हमने बात की कि हम अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड के साथ शेयर करने को तैयार हैं। हम लोगों ने क्लाइमेट फाइनेंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा, ठीक है। हमने थीम भी क्या रखी थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये पहली स्ट्रेंथ है हमारी। दूसरा, वी कैन हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमें 24 में हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके दिखाया भी, जहां पे 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को हैंडल किया हमारे इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। जबकि दूसरी कंट्रीज में 10 करोड़ वोटर भी नहीं होते हैं, उसके बाद भी उनके यहाँ पर इलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काफी फ्री एंड फेयर है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के अगर सोल्जर्स हैं तो वो एक बूथ पे अपने ही लोगों को फेवर करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी वाले लगे हैं तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन तरीके से हो, ठीक है। तो हम वर्ल्ड की जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं इनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में मदद कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। डिजिटल इनोवेशन लीडरशिप, जैसे कि हमने डिजिटल पब्लिक इंटरफेस बना के दिखाया, ठीक है, आधार सिस्टम, यूपीआई, राइट। उसी के तरीके से कोविन प्लेटफॉर्म, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूविन प्लेटफॉर्म। ये सब चीजें आप सोचिए कि ये अफ्रीकन कंट्रीज में कितनी काम आ सकती हैं, ठीक है। अब तो यूपीआई हमारा काफी जगह एक्सेप्ट भी हो रहा है, जैसे सिंगापुर में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, यूएई में हो रहा है। ओके, तो ये सब दिखाता है कि इंडिया डिजिटल इनोवेशन में भी एक लीडरशिप रखता है। क्लाइमेट एक्शन कैटलिस्ट, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने सीडीआरआई बनाया, ठीक है। और हमने साथ में ये भी रखा कि दो हम लोग अभी इमर्जिंग इकोनॉमी है, बट 2070 तक हम लोग बन जाएंगे नेट जीरो एमिशन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आज 110 से ज्यादा कंट्रीज ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट साथ में आप वो पंच अमृत भी कोट करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने गोल रखा है अपना 500 मेगावाट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी, एंड 50% जो ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से होगा बाय 2030, ठीक है। पीस कीपिंग ऑपरेशन एक्सपर्टाइज, आज तक इंडिया करीब 2 लाख से ज्यादा ट्रूप्स दे चुका है इन ओवर 49 मिशंस। सूडान का जरूर कोट कीजिएगा, ऑल फीमेल पीस कीपिंग कंटिजेंट हमने भेजा था, और इंडिया बिलीव करता है इन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक पीस कीपिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम वहां जाके उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं या बेवजह उनको किल कर रहे हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी, हमने कोविड के टाइम पर 150 से ज्यादा कंट्रीज को मिलियंस ऑफ डोसेस प्रोवाइड किए थे, ठीक है, और हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है,
वो अलग इश्यूज हैं कि हमारे सिरप वगैरह फेल हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि हमारा रेगुलेटरी नॉर्म्स कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर है। बट एटलीस्ट हम लोग ने इंश्योर किया कि वैक्सीन के केस में देयर शुड बी इक्विटी, सभी को वैक्सीन एक्सेसिबल हो, इक्विटेबल वैक्सीन इंश्योर करने की। ठीक है, तो ग्लोबल एपिडेमिक पैंडेमिक प्रिपेयरनेस में भी हम लोग आगे काम कर सकते हैं वर्ल्ड के साथ। कल्चरल डिप्लोमेट तो हमारी फिलॉसफी ये रही है, वासुदेव कुटुंबकम हम लोग हमेशा मानते हैं कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और कि तो हम लोग चैंपियन कर सकते हैं कुछ इनिशिएटिव्स, जैसे कि इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस इंश्योर कर सकते हैं सभी कंट्रीज में। ठीक है, दूसरी कंट्रीज के इलेक्शन प्रोसेस को और ज्यादा डेमोक्रेटिकली बनाने के लिए हम उनको कोऑपरेट कर सकते हैं। यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह के प्रोटेक्शन में हम लोग साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, दो चार भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली ये तो नोट्स हो गए, खैर आगे बढ़ते हैं। So how now you can conclude it? While multilateral institutions face numerous challenges in adapting to shifting global order, upcoming UN summit that is future provides a crucial opportunity for revitalizing global governance. The success of reform efforts will hinge on the willingness of member states to embrace meaningful change. India, with its growing global stature, is well positioned to lead and bridge divides, pushing for more inclusive and effective multilateral system that address contemporary challenges. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इसके अलावा अब हम लोग अलग से बात करेंगे इन तीनों एस्पेक्ट्स पे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनएससी एंड डब्ल्यूएचओ नहीं, एक्चुअली सॉरी डब्ल्यूएचओ नहीं, मैं डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ यहाँ। ओके, इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन 20 मिनट सेशंस जो इसी का फॉलो अप होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।